तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 304 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर सबसे पहले अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड काफी अच्छा है। जिधर ज्यादा बिग नेम फाइटर्स इस कार्ड में नहीं है, बट ये कार्ड पूरा फुल है यूके प्रोस्पेक्ट फाइटर से, जहां पर मोस्ट ऑफ द फाइटर्स स्टैंड अप फाइटर्स हैं और जिस वे से उनको मैच किया गया है, इस पूरे कार्ड में हमें अमेजिंग फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। अब सिर्फ इस कार्ड को लेकर जो मेन प्रॉब्लम है, जो बाय द वे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूके ऑडियंस की बात करें तो उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये कार्ड यूके में तो हो रहा है, बट इस कार्ड की जो टाइमिंग सेट की है वो सेट की गई है अमेरिकन टाइम से। ये आई थिंक सो रिसेंट टाइम में पहली बार हो रहा है जहां पर यूके में इवेंट हो रहा है, बट उसकी टाइमिंग को सेट किया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम से। पर इसके अलावा ये पूरा इवेंट काफी अच्छा इवेंट है, जहां पर मेन कार्ड में हमें देखने को मिलती हैं 2 चैंपियनशिप फाइट्स। अब प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो जिसको भी जिस फाइट के बारे में डायरेक्ट देखना है वो देख सकता है, या फिर कोई फाइट को स्किप करना है तो वो इजीली नीचे से कर सकता है। तो अब प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जिधर आर्नल्ड एलन की फाइट होने वाली है गीगा चिकाडजे के साथ। ये दोनों फाइटर्स मेनली स्ट्राइकर्स हैं, जहां पर आर्नल्ड एलन की ग्राउंड गेम थोड़ी सी ज्यादा बेटर है गीगा चिकाडजे से। अब आर्नल्ड एलन ने बेशक यहां पर 2 फाइट्स को लूज किया है, बट अगर हम एलन के लेवल ऑफ कंपटीशन को देखें तो वो फेदरवेट डिवीजन के टॉप लेवल फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा है, जहां पर उसने मैक्स हॉलोवे के साथ फाइट की। उसकी लास्ट फाइट थी मोवजा रिवलोव के साथ, जो एक काफी क्लोज फाइट गई थी। वेरस गीगा चिकाडजे की बात करें तो अपने रिटर्न में जो उसने एलेक्स कैसेरस के साथ फाइट की थी, वो एक इतनी हाई लेवल फाइट नहीं थी, स्टिल वो फाइट एक क्लोज फाइट गई थी। जहां पर गीगा चिकाडजे के फाइटिंग करियर में यह हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि जब भी वो टॉप लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर नहीं रहती है। जहां पर ये देखते हुए इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है आर्नल्ड एलन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक गीगा चिकाडजे से आर्नल्ड एलन ज्यादा फास्ट है, वो ज्यादा पावरफुल भी है। जहां पर इवन अगर गीगा चिकाडजे आर्नल्ड एलन को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है तो वहां पर भी एलन के टेक डाउन डिफेंस हो गए या फिर ग्राउंड में स्क्रैम्बल करके वापस खड़े होने की एबिलिटी होगी, ये काफी अच्छी है। और ये चीज हम उसकी मोवजा रिवलोव की फाइट में भी देख चुके हैं। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में हर एक जगह आर्नल्ड एलन गीगा चिकाडजे से ज्यादा बेटर है। इवन अगर उसकी किक्स को भी ले लें तो आर्नल्ड एलन बॉडी किक्स को काफी अच्छे से थ्रो करता है, वेरस गीगा चिकाडजे की बात करें तो कभी कभार जब वो अपनी किक्स को थ्रो करता है तो उसका गार्ड नीचे हो जाता है, और इसकी एडवांटेज एलन ले सकता है क्योंकि वो गीगा से ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर गीगा चिकाडजे को काफी केयरफुल होना होगा कि कहीं पर वो किक को थ्रो करते हुए काउंटर ना हो जाए। अब यहाँ पर गीगा के पास 4 इंच की रीच एडवांटेज है, तो मे बी वो ट्राई करे आर्नल्ड एलन की रेंज से बाहर रहकर फाइट करने की, बट जैसे मैंने पहले कहा कि आर्नल्ड एलन उससे बहुत ज्यादा फास्ट है, तो काफी चांसेस हैं कि वो इस रीच को खत्म कर सके अपनी स्पीड के एडवांटेज लेकर। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर मैनल काप की फाइट होने वाली है मोहम्मद मुकाइव के साथ। ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा ट्रैश टॉक करते हैं, जहां पर फाइनली अब इनकी फाइट होने वाली है, और मैं प्रे कर रहा हूं कि इस बार मैनल काप अपने वेट को प्रॉपर वे से कट कर ले। अब दोनों की फाइट के बारे में बात करें तो इस फ्लाईवेट डिवीजन के कंपैरिजन में मोहम्मद मुकाइव एक काफी बड़ा फाइटर है, और ये चीज उसे फाइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उसकी मेन गेम है रेसलिंग करना, जहां पर वो फाइट में अपने साइज की एडवांटेज लेकर अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में होल्ड करके रखता है। दूसरी साइड मैनल काप है, जो मेनली एक स्ट्राइकर है, जिधर वो जरा भी बैकआउट नहीं होता है एक ब्रॉल फाइट करने से, और यहां पर भी काफी चांसेस हैं कि वो सेम स्टाइल को लेके आने वाला है मोहम्मद मुकाइव के अगेंस्ट भी। बट मेन प्रॉब्लम मैनल काप के लिए यहां पर ये है कि मोहम्मद मुकाइव एक काफी अच्छा रेसलर है, तो अगर वो इस फाइट में एग्रेसिव होता है तो मोहम्मद मुकाइव उसे काफी इजीली ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और बेसिकली उसे होल्ड करके ग्राउंड में बीट करने वाला है, जहां पर मैनल काप के लिए वापस खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुकाइव की जो रेसलिंग है वो एक नॉर्मल रेसलिंग नहीं है, जहां पर वो चेन रेसलिंग को लेके आता है, तो वो मैनल काप के ऊपर कंटिन्यूअसली टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, और इस चीज के लिए मैनल काप को पूरी फाइट में काफी केयरफुल होना पड़ेगा। मोहम्मद मुकाइव के पास सबमिशन गेम भी काफी अच्छी है, जहां पर अगर वो कंटिन्यूअसली मैनल काप को ग्राउंड में लेके जाता है तो मे बी लेटर एंड ऑफ द फाइट में अगर मैनल काप थोड़ा सा टायर्ड हो गया तो वहां पर मुकाइव उसके ऊपर सबमिशन को लगा दे। वेरस अगर फीट में बात करें तो अभी तक मोहम्मद मुकाइव की स्ट्राइकिंग इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी है, जहां पर ऑलमोस्ट वो अपनी हर एक फाइट में डिपेंडेबल होता है अपनी रेसलिंग को लेकर। तो अगर यहां पर मैनल काप ने टेक डाउन्स को डिफेंड कर लिया तो वो मे बी मुकाइव को स्ट्राइकिंग से ट्रबल में डाल दे, जिधर फॉर श्योर मैनल काप के पंचेस काफी फास्ट हैं, वो ज्यादा कॉम्बिनेशंस को थ्रो भी करता है। तो जैसे कि मैनल काप को ग्राउंड में काफी केयरफुल रहना है, वैसे सेम मुकाइव को चाहिए कि वो स्टैंड अप में काफी केयरफुल हो। अब ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक काफी क्लोज फाइट है, जहां पर अगर तो मोहम्मद मुकाइव सक्सेसफुल हो जाता है मैनल काप को ग्राउंड में लेके जाने पर, तो वो क्लियरली इस फाइट को
विन करने वाला है, बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया और मैनिल काप ने मोहम्मद मुकायब के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लिया, तो फीट में मैनिल काप काफी फास्ट है, उसके पंचेस में ज्यादा पावर है, तो वो बेसिकली फाइट को विन करेगा अगर उसने फाइट को स्टैंडिंग बनाए रखा। तो ये मैचअप एक क्लासिकल स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर का मैचअप है, जहां पर मुझे लगता है इस फाइट को विन करने वाला है मोहम्मद मुकायब, बट जैसे मैंने कहा कि ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट हो सकती है, तो इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मोहम्मद मुकायब टू विन बाय स्प्लिट डिसीजन। आई थिंक मोहम्मद मुकायब फॉर श्योर मैनिल काप को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, बट क्या स्क्रैम्बल करके मैनिल काप वापस खड़े होने वाला है, और इवन अगर वो ग्राउंड में भी रहता है तो वो कितना ज्यादा डैमेज लेगा ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब भी ये फाइट फीट में रहेगी तो काफी चांसेस रहेंगे कि मैनिल काप का वहां पर अपर हैंड होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मे बी यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाए, जिधर एंड में बात आएगी कि जजेस ग्राउंड गेम को कैसे स्कोर करेंगे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर बॉबी ग्रीन की फाइट होने वाली है पैडी पिम्बलेट के साथ। अब ये फाइट वैसे है तो काफी ट्रिकी फाइट, जहां पर हमेशा से पैडी पिम्बलेट की प्रॉब्लम रही है कि वो अपनी चिन को बहुत ही ऊपर रखता है, जहां पर जब भी वो अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करने की देखता है तो उसकी चिन तो ऊपर रहती है बट उसका गार्ड भी नीचे रहता है, तो बेसिकली उसके पास कोई भी डिफेंस नहीं होता है हेड स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने का। और यहीं पर बॉबी ग्रीन को अगर हम देखें तो वो काफी फास्ट है अपने पंचेस से, स्पेशली जो उसके स्ट्रेट पंचेस हैं। और ये सेम चीज उसकी अगर हम टोनी फर्ग्यूसन की फाइट, ग्रैंड जॉनसन की फाइट, या जो रिसेंट उसकी फाइट जिम मिलर के अगेंस्ट भी देख लें, तो हर एक फाइट में क्लियर हो जाता है कि बॉबी ग्रीन की स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा शार्प है। बट फिर भी ये सब देखते हुए मैंने यहां पर पैडी पिम्बलेट को पिक किया है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि बॉबी ग्रीन पैडी पिम्बलेट के पंचेस को ले पाएगा। अब आई एम नॉट गोना लाई, यहां पर मैंने नोटिस किया है कि काफी लोग बॉबी ग्रीन को पिक कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं डायरेक्टली यहां पर बता देता हूं कि पैडी पिम्बलेट इस फाइट को विन करने वाला है, जहां पर मुझे लगता है कि वो राउंड 2 में बॉबी ग्रीन को हर्ट करके नॉकडाउन करने वाला है, और फिर एकदम से बॉबी ग्रीन के ऊपर सबमिशन लगाते हुए वो फाइट को विन करने वाला है बाय राउंड 2 सबमिशन। मेरी ओपिनियन में ना तो वो पैडी पिम्बलेट के पंचेस को ले पाएगा और ना ही उसकी स्पीड को मैच कर पाएगा, जहां पर पैडी पिम्बलेट उसके ऊपर बहुत ही जल्दी टेकडाउन्स को शूट करने वाला है। और 37 इयर्स की एज में आई डोंट थिंक सो कि बॉबी ग्रीन के पास इतनी एबिलिटी है कि वो हर एक टेकडाउन को डिफेंड करके पैडी पिम्बलेट को काउंटर कर पाए। फॉर श्योर वो पैडी पिम्बलेट के ऊपर मल्टीपल पंचेस को लैंड करने वाला है, बट इवन अपनी चिन को कंप्लीटली एयर में रखने के बाद भी पैडी पिम्बलेट की चिन हमने देखा है कि काफी सॉलिड है, वो बॉबी ग्रीन के कंपैरिजन में एक यंग फाइटर भी है। तो आई डू थिंक कि पैडी पिम्बलेट बॉबी ग्रीन के पंचेस को ले लेगा और फिर उसके बाद अपने खुद के पंचेस को थ्रो करने वाला है, जहां पर अगर पैडी पिम्बलेट अपनी चिन को ऊपर रखता है तो बॉबी ग्रीन की भी एक बहुत ज्यादा वीकनेस है कि वो अपने दोनों ही आर्म्स को बिल्कुल ही नीचे रखता है और वो बेसिकली रिलाई करता है अपनी हेड मूवमेंट के ऊपर, जहां पर ये पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा रिस्की रहने वाला है। और अगर यहां पर पैडी पिम्बलेट ने बॉबी ग्रीन को कैच कर लिया तो जो बॉबी ग्रीन की वीक चिन है उसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि बॉबी ग्रीन पंच से नॉकडाउन होने वाला है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पैडी पिम्बलेट जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो एकदम से बॉबी ग्रीन की बैक लेने वाला है और बेसिकली उसे चोक आउट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है UFC 304 की को मेन इवेंट, जहां पर इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की फाइट होने वाली है कर्टिस ब्लेड्स के साथ। ये बेसिकली दोनों के बीच में एक रीमैच फाइट है, जहां पर पहली फाइट की अगर हम बात करें तो वहां पर फाइट के टाइम टॉम एस्पिनल को नी इंजरी होगी थी, जिसकी वजह से कर्टिस ब्लेड्स उस फाइट को विन कर गया। तो यहां पर टॉम एस्पिनल के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि UFC में जो उसका इकलौता लॉस है वो उसको रिवेंज कर सके। अब जो इस फाइट को विन करेगा तो वो इंटरम चैंपियन बन जाएगा, जहां पर क्रिस कर्टिस के लिए ये फाइट एक बड़ी फाइट है। बट अगर टॉम एस्पिनल की बात करें तो ये फाइट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि नॉट ओनली उसे ये फाइट विन करके अपनी बेल्ट को रिटेन करना है, बट ऑल्सो इसी के साथ जो भी उसके अभी रिसेंटली कंपैरिजन चल रहे हैं कि वो जॉन जोन्स को बीट कर सकता है, वो जॉन जोन्स का टफेस्ट ओपोनेंट हो सकता है, और जॉन जोन्स को चाहिए कि वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करे। तो ये सारी बातें टॉम एस्पिनल को बहुत ही बड़ा काउंटर करेंगी अगर टॉम एस्पिनल इस फाइट को हार जाता है। जस्ट इमेजिन अगर टॉम एस्पिनल इस फाइट को लूज कर देता है तो जॉन जोन्स क्या ट्वीट्स करने वाला है, और जो भी अभी नैरेटिव सेट हो रहा है कि मे बी टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स का टफेस्ट ओपोनेंट रहेगा, तो वो पूरा ही नैरेटिव खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये फाइट टॉम एस्पिनल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है, और इसीलिए मुझे लगता है वो इस फाइट
फाइट में डिलीवर करने वाला है, जहां पर मेरी प्रिडिक्शन है टॉम एस्पिनल टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट। यूएफसी में टॉम एस्पिनल ने जितनी भी फाइट्स किए हैं, सिर्फ एक ही फाइट राउंड 2 में गई है, बाकी सारी फाइट्स को उसने राउंड 1 में ही फिनिश किया है। और इससे पता लगता है कि टॉम एस्पिनल एक कितना डेंजरस फाइटर है, जहां पर नॉट ओनली उसकी स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है, बट ऑल्सो अगर उसकी ग्राउंड गेम की बात करें तो उसके टेक डाउन्स भी काफी अच्छे हैं, उसकी टॉप पोजीशन काफी अच्छी है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट को सबमिट भी कर सकता है। अब दूसरी साइड कर्टिस ब्लेड्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इस हेवीवेट डिवीजन में कर्टिस ब्लेड्स हमेशा से एक अंडरडॉग रहा है, जहां पर बहुत ही कम उसे चांसेस मिलते हैं अपनी फाइट को विन करने के लिए। बट ये चीज हम उसके फाइटिंग करियर में देख चुके हैं कि उसने अंडरडॉग रहकर बहुत सारी फाइट्स को विन किया है, जहां पर रिसेंटली अगर उसकी फाइट जेल्टन अल्मेडा के साथ देखें, वो राउंड 2 में जेल्टन अल्मेडा को नॉकआउट कर देता है। अब वैसे तो मेनली कर्टिस ब्लेड्स एक रेसलर है, बट रिसेंटली उसने अपनी स्ट्राइकिंग को थोड़ा सा बेटर किया है, तो मे बी वो टॉम एस्पिनल के साथ एक स्ट्राइकिंग फाइट करे, जहां पर क्योंकि ये फाइट 5 राउंड्स की फाइट है, तो फॉर श्योर कर्टिस ब्लेड्स का ये एम रहेगा कि वो टॉम एस्पिनल को लेटर राउंड्स में लेके जा सके, क्योंकि अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है कि टॉम एस्पिनल का कार्डियो कितना बेटर है, क्या वो राउंड 3 के बाद इफेक्टिवली फाइट भी कर पाएगा या फिर वो गैस आउट होने वाला है। बट जैसे कि मैं ये चीज बहुत बार कह चुका हूं कि टॉम एस्पिनल एक न्यू जनरेशन ऑफ हेवीवेट फाइटर्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर वो हेवीवेट डिवीजन के ऐसे फाइटर्स में आता है जो अपने फीट में काफी एथलेटिक और फास्ट हैं, और वो कंपैरेटिवली जैसे बाकी हेवीवेट फाइटर्स होते हैं जो ज्यादा फैट और स्लो होते हैं, वैसा टॉम एस्पिनल नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक अगर ये फाइट फीट में रहती है तो टॉम एस्पिनल कर्टिस ब्लेड्स को पिक अपार्ट करने वाला है। दोनों की रीच और साइज में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों में से कोई भी फैक्टर रहने वाला है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस फाइट को टॉम एस्पिनल बहुत ही जल्दी विन करने वाला है, जहां पर आई थिंक टॉम एस्पिनल इस फाइट को विन करेगा बाय राउंड 1 नॉकआउट। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये 304 की मेन इवेंट है, जहां पर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स की फाइट होने वाली है बिलाल मोहम्मद के साथ। अब ये फाइट भी एक रीमैच फाइट है, जहां पर दोनों के बीच में जो फर्स्ट फाइट थी वो एक नो कॉन्टेस्ट गई थी, क्योंकि वहां पर राउंड 2 में लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद के ऊपर आई पोक कर देता है। बट अब 3 सालों के बाद इन दोनों फाइटर्स का रीमैच हो रहा है, और अब अगर हम दोनों फाइटर्स को देखें तो दोनों फाइटर्स अब राइवल बन चुके हैं। ये दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को जरा भी लाइक नहीं करते हैं, जहां पर दोनों ने प्रिडिक्ट किया है कि वो फाइट को फिनिश करने वाले हैं। पहले जब इन दोनों ने फाइट की थी उसके कंपैरिजन में अगर हम दोनों फाइटर्स को देखें तो दोनों ही फाइटर्स ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जहां पर बिलाल मोहम्मद ने नॉट ओनली अपने स्किल्स को बेटर किया है, बट ऑल्सो उसने अपनी फिजिक को भी काफी बेटर कर लिया है, उसका कार्डियो भी काफी इंसेन हो चुका है। वेयरएज अगर लियोन एडवर्ड्स की बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो उसने इंप्रूव की है वो है उसका टेक डाउन डिफेंस, जहां पर लास्ट 3 फाइट्स में उसने ऐसे फाइटर्स को बीट किया है कि वो इस वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप 2 बेस्ट रेसलर्स और बेस्ट फाइटर्स थे। तो ऑब्वियसली यहां पर दोनों ने बहुत ज्यादा अपनी गेम को इंप्रूव किया है, बट स्टिल हमें यहां पर पहली फाइट को कंसीडर करना होगा, क्योंकि इतना भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दोनों को फाइट किए हुए, जहां पर फर्स्ट फाइट को देखने पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि लियोन एडवर्ड्स उस फाइट को विन कर रहा होता है, और फर्स्ट फाइट में उसने हेड किक से बिलाल मोहम्मद को रॉक भी कर दिया था। तो अब इस रीमैच में देखना होगा कि बिलाल मोहम्मद ने कितना इंप्रूव किया है, और क्या फर्स्ट फाइट के कंपैरिजन में वो इस फाइट में डिफरेंट करेगा। दोनों ही फाइटर्स का कॉन्फिडेंस इस फाइट में बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, जहां पर लियोन एडवर्ड्स एक कंप्लीट स्ट्राइकर है, वेयरएज बिलाल मोहम्मद की बात करें तो वो स्ट्राइकिंग भी करता है, बट मेनली जो उसकी फाइटिंग गेम है वो है उसकी ग्रैपलिंग। बेशक रिसेंट टाइम्स में बिलाल मोहम्मद ने अपनी स्ट्राइकिंग को भी काफी इंप्रूव किया है, उसने अनडिफीटेड फाइटर शॉन ब्रेडी को नॉकआउट किया था, तो फॉर श्योर उसने अपनी स्ट्राइकिंग को इंप्रूव किया है, बट स्टिल मुझे यहां पर लगता है कि ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं होगा अगर बिलाल मोहम्मद डिसाइड करता है कि वो लियोन एडवर्ड्स के साथ स्ट्राइकिंग करे। अब दोनों को देखकर एक चीज क्लियर हो जाती है कि लियोन एडवर्ड्स के पास ज्यादा साइज और रीच एडवांटेज है, और जैसे वो अपनी फाइट में डिस्टेंस को मेंटेन करके फाइट करता है वो यहां पर भी करने वाला है, जहां पर लियोन एडवर्ड्स जरा भी हरी नहीं करता है अपने ओपोनेंट के ऊपर स्ट्राइक्स को थ्रो करने का। तो अगर कुछ भी बड़ा करना है तो वो बिलाल मोहम्मद को करना पड़ेगा, जहां पर अगर उसे टेक डाउन्स करने हैं या फिर पंच को लैंड करना है तो उसे ये डिस्टेंस को क्लोज करना होगा, और यहीं पर लियोन एडवर्ड्स के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो बिलाल मोहम्मद को काउंटर कर सके। अगर हम बिलाल मोहम्मद की स्ट्राइकिंग को देखें तो डेफिनेटली उसकी स्ट्राइकिंग में दिखता है कि उसने अपनी स्पीड और पावर में काम किया है, बट यहां पर बिलाल मोहम्मद स्टिल पहले की तरह थोड़ी सी गलती करता है, जिधर जब भी वो पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है तो वो अपने हेड को काफी लीन कर देता है। बेसिकली इसका मीनिंग है कि जब भी बिलाल मोहम्मद अग्रेसिव होता है तो वो अपने पंचेस को एक्सटेंड करने के लिए थोड़ी सी बॉडी को लीन कर देता है, और ये लियोन एडवर्ड्स के सामने काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमेशा लियोन एडवर्ड्स के पास वो हेड किक रहने वाली है, जिससे कि वो बिलाल मोहम्मद को एट एनी गिवन टाइम नॉकआउट
नॉकआउट भी कर सकता है। मोस्टली फाइटर्स तुमने देखे होंगे जो स्टार्ट थोड़ा सा स्लो करते हैं और फिर उसके बाद अपनी पेस को कैच करते हैं, बट लियोन एडवर्ड्स की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, जहां पर पहले के 2 राउंड्स वो काफी एग्रेसिव होता है, बट जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है वो अपने फाइटिंग में थोड़ा सा सेटल हो जाता है, वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता है, वो ज्यादा चांसेस भी नहीं लेता है, और ऐसे स्टाइल को ब्रेक करना स्पेशली बिलाल मोहम्मद के लिए काफी मुश्किल होगा। तो इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है कि लियोन एडवर्ड्स इस फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। फॉर श्योर बिलाल मोहम्मद ने अपनी फाइट को इंप्रूव किया है, बट आई स्टिल थिंक कि लियोन एडवर्ड्स एक ज्यादा बेटर फाइटर है, जहां पर मेन चीज है जिस वजह से उसने अपनी रेसलिंग को इंप्रूव किया है। तो अगर यहां पर बिलाल मोहम्मद उसे टेक डाउन करने की भी ट्राई करता है तो पता नहीं क्यों मुझे यहां पर लग रहा है कि जैसे उसने कमारू उस्मान और कोबी कमिंगटन के टेक डाउन्स को डिफेंड किया था, वैसे सेम वो बिलाल मोहम्मद की भी डिफेंड करने वाला है, और मोस्टली ये फाइट रहने वाली है एक स्टैंडिंग फाइट। तो या तो फिर बिलाल मोहम्मद काफी रिस्क लेके एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ है, या फिर जैसे इस फाइट के चांसेस लग रहे हैं कि ये फाइट थोड़ी सी एक बोरिंग फाइट होगी, जहां पर पूरे 5 राउंड्स लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को फ्रस्ट्रेट करने वाला है, उसके टेक डाउन्स को डिफेंड करने वाला है। जब भी बिलाल मोहम्मद डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई करेगा तो उसके ऊपर लियोन एडवर्ड्स अपने पंचेस और किक्स को थ्रो करने वाला है, और बेसिकली एंड में विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब जैसे मैंने पहले कहा कि लियोन एडवर्ड्स एक ज्यादा आउटपुट थ्रो करने वाला फाइटर नहीं है, और बिलाल मोहम्मद की भी फाइट्स मोस्टली ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होती हैं, तो ये चीज लगा के चलो कि अगर पहले के 3 राउंड्स में कुछ एंटरटेनिंग नहीं हुआ तो फिर ये ओवरऑल फाइट एक बोरिंग फाइट भी बन सकती है। सो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी प्रिडिक्शन वीडियो। बट व्हाट अबाउट यू गाइज, तुम्हारी क्या इस कार्ड में पिक्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।